चौधरी और आप देख रहे हैं आज के मेहमान। आज के मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ राजस्थान से नारायण बेनीवाल जुड़ने वाले हैं। राजस्थान की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले खींवसर के विधायक नारायण बेनीवाल आज के मेहमान होंगे और राजस्थान की जनता या यूं कहें राजस्थान के किसानों के लोकप्रिय नेता हैं। तो क्यों ना आज किसानों के बारे में जाना जाए। राजस्थान के किसानों की आए दिन कोई ना कोई समस्या एक सामने आ जाती है। इसको लेकर तमाम बातें होगी और लॉकडाउन और कोरोना के बीच क्या नई स्कीम्स राजस्थान सरकार लेकर आ रही है। आरएलपी नेता हमारे साथ जुड़ गए नारायण बेनीवाल, बहुत बहुत स्वागत है नारायण बेनीवाल जी। और सीधा एक सवाल होगा नारायण बेनीवाल जी, आज राजस्थान की राजनीति की बात करें या खींवसर विधानसभा की हम बात करें, क्योंकि खींवसर से आप विधायक हैं। खींवसर पर्यटकों का एक केंद्र बिंदु है, वहां पर आए दिन हमारे वहां पर पर्यटक आते रहते हैं, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना के बीच वो चीजें कम हो गई हैं। ऐसे में सबसे पहला सवाल वही होगा, क्योंकि खींवसर ही नहीं पूरा राजस्थान या राजस्थान के युवा वर्ग की बात करें या किसानों की बात करें तो उनके आप बहुत ही फेवरेट नेता है। तो वो देखते हुए क्या नई स्कीम्स लाई जा रही है राजस्थान के किसानों के लिए? देखिए, हमारा जो जब से आरएलपी पार्टी का गठन हुआ, हाँ। मुख्य मुद्दा हमारा यही था कि स्थानीय लोगों को स्थानीय इंडस्ट्री के अंदर योगदान मिले, उनको उसके अंदर रोजगार मिले। जैसे अंबुजा जैसी अभी यहाँ बहुत बड़ा सीमेंट का प्लांट लग रहा है, उसके अंदर भी हमारे जो सांसद महोदय हैं उनकी मांग रही है हमेशा तो उसके अंदर स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। क्यों कोरोना काल के अंदर सबसे बड़ी समस्या यही हुई कि प्रवासी राजस्थानियों को लेके, क्योंकि सरकारों की कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है, इसलिए नागौर का व्यक्ति जो है वो बिहार जाता है कमाने के लिए, बिहार का व्यक्ति जो है नागौर आता है कमाने के लिए। तो अभी जो कोरोना का जो काल हुआ, इसके अंदर लोगों को, प्रवासी राजस्थानियों को बहुत बड़ी तकलीफ हुई और जो बाहर के लोग यहाँ थे उनको भी बहुत बड़ी तकलीफ हुई। तो हमारा मुख्य मुद्दा यही है कि हर उद्योग के अंदर स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। और बात करें विशेषकर नागौर जिले की और खींवसर विधानसभा क्षेत्र की, तो आत्मनिर्भर भारत की अभी योजनाएं जो केंद्र सरकार की चल रही है, आत्मनिर्भर, हमें उन लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है जो मुख्य धारा से छिटक गए या मुख्य धारा से बहुत दूर है। क्योंकि जो पहले से निर्भर है वही लोग अक्सर योजनाओं का लाभ उठाते हैं जो पहले से निर्भर है। इस देश की ब्यूरोक्रेसी ने ऐसे सिस्टम या हालात पैदा कर दिए, अब जो आदमी जो पहले से निर्भर है किसी पे, वो सिस्टम के अंदर जुड़ ही नहीं पाता, और जो पहले से सिस्टम के अंदर जुड़ा हुआ है वही व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ उठाता है। हम सरकार से भी जहां भी उचित मंचों का बात करेंगे। अभी विधानसभा का सत्र हालांकि चल नहीं पाया, कोरोना के कारण छोटा सत्र था, हमने कई सुझाव भी दिए थे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी राजस्थान के अंदर आज की तारीख में इतनी हावी है कि इनको अखबारों में अपना नाम छपवाने के अलावा ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई आम अवाम या जो मुख्य धारा में नहीं है या समाज के अंतिम छोर पर बैठे जो व्यक्ति है उन लोगों के कल्याण के लिए ये कोई योजनाएं लागू करेंगे। हाँ, बिल्कुल। आपने एक चीज कही कि लोगों को सिर्फ नाम और पेपर और अखबार में नाम छपवाने के अलावा उनको एक चीज नहीं समझ में आती कि हमें जनता के लिए क्या करना है, युवा वर्ग के लिए क्या करना है और इस कोरोना महामारी में हमें कैसे राजस्थान को उभारना है, चाहे हम नागौर जिले की बात करें या फिर हम खींवसर की बात करें। लेकिन ऐसे में नारायण बेनीवाल जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही। जब विधानसभा सत्र छोटा सा चल रहा था उसमें कहा कि हमें रोगी से लड़ना है और रोगों से हमें लोगों को निवारण दिलाना है, लेकिन इसके लिए हमें पहले से तैयार होना पड़ेगा। तो पहले से जो तैयार होने वाली प्रक्रिया है वो थोड़ा समझाएंगे कि क्या चल रहा है कि हमें ऐसी महामारी कभी हो आने वाले समय में तो हम पहले से तैयार रहें। इस कोरोना काल में बहुत कुछ सिखाया है। देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ी मांग ये है कि देश का जो प्राथमिक स्वास्थ्य का जो सिस्टम जो है, प्राथमिक स्वास्थ्य तंत्र इतना मजबूत होना चाहिए। हम मेडिकल कॉलेजों में पैसा खर्च कर रहे हैं, राजधानियों के अंदर हम एक ही हॉस्पिटल के अंदर सारे स्पेशलाइजेशन यूनिटें ला रहे हैं, तो गांव और गरीब और जो समाज के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति है वो इन सब मूलभूत सुविधाओं से पीछे रह रहे। हमें कोरोना से सबक लेके, अभी आपने देखा कोरोना के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन, ये सब चीजें बहुत तेजी से उभर के आई। तो इनका आपको सबसे पहले ये तय करना है कि जो देश का प्राथमिक स्वास्थ्य का जो तंत्र है उसको हम कैसे मजबूत करें। आज
जिले के जो मुख्यालय के जो हॉस्पिटल हैं वो भी खाली सिर्फ रेफरल सेंटर बन के रह गए। आज आप छोटी सी बीमारी दिखाने और हॉस्पिटल में जाओ, लिख देंगे आप नागौर का कोई व्यक्ति है, लिख देंगे जोधपुर जाइए आप, हायर सेंटर, रेफर टू हायर सेंटर। इस चीज से हमें मुक्ति कैसे मिले? हमें केंद्रीकरण नहीं करना है, हमें स्वास्थ्य सेवाओं का विकेंद्रीकरण करना है, ताकि अलग अलग जगह जो है लोगों को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिले, कोई गंभीर बीमारी हो उसका इलाज भी मिले और लोगों के अंदर एक स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विश्वास पैदा हो। आज हर व्यक्ति डरा हुआ है कोरोना काल में कि अब जिंदा भी रहूंगा या क्या होगा, क्या पता क्या मेरे दुर्घटना हो जाएगी, मेरे साथ क्या होगा, मेरे घर परिवार का पीछे भरण पोषण का क्या होगा। इन सब चीजों को लेकर हमें कोई ना कोई एक रूपरेखा तैयार करके एक रोड मैप हमें तैयार करना पड़ेगा इस कोरोना काल के समय में, कि इससे निपटने के बाद, क्योंकि कोरोना की बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन पोस्ट कोरोना काल में हम क्या क्या योजनाएं लागू करेंगे, कैसे कैसे हम चिकित्सा का सिस्टम लागू करेंगे, इस पे गौर करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बिल्कुल, यानी कोरोना से बचना तो है ही है, साथ ही साथ इस कोरोना में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करना है राजस्थान की तरफ से कि इस कोरोना के बीच भी राजस्थान कैसे उभर कर सामने आ सकता है, राजस्थान के युवाओं के लिए क्या नया बेहतर हो सकता है, राजस्थान के किसानों के लिए क्या नई स्कीम्स हम ला सकते हैं। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ा सवाल आ जाएगा कि अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने कहा कि गांव ढाणी तबके तक चीजें नहीं पहुंच पाती हैं, लेकिन आपको और हमें ये सोचना होगा कि गरीब इंसान उस तक पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार हो गया है, वो सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही ये जो चीजें हैं वो बनकर रह जाती हैं। इसको हम कैसे खत्म करेंगे? और हर गरीब इंसान को ये पता है कि जाएंगे तो 2 पैसे लगेंगे, इससे अच्छा है ना जाए। जो भी सरकारें बढ़ती चाहे पार्टी किसी की हो, ब्यूरोक्रेट्स वो के वही रहते हैं, उनमें तो कोई नयापन आप ला नहीं सकते। नेता आप दूसरा पैदा कर सकते, ब्यूरोक्रेट तो जब तक वो रिटायर नहीं होगा तब तक नया कहां से लाओगे आप? तो हर सरकार जीरो टॉलरेंस की बात हमेशा करती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमेशा सदन के बाहर और अंदर एक ही बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस। लेकिन जीरो टॉलरेंस अपनी कथनी और करने के अंदर अंतर कितना हो, हम नैतिकता की बात कितनी लोगों को सिखाएं, हम कितनी हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे पार्टी के लोगों को, हमारे फॉलोअर्स को, हमारे सिस्टम में बैठे लोगों को हम कितनी नैतिकता सिखा पाएंगे। लेकिन अब जो देखिए आर्थिक युग है, इसके अंदर सिर्फ नैतिकता के भाषण से ही सुधार नहीं होगा। आपको सिस्टम के अंदर विजिलेंस की जो विंग है, जो सतर्कता की जो विंग है और एंटी करप्शन की जो विंग है, इनको आप इतना मजबूत कीजिए ताकि कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करने से पहले डरे। बिल्कुल, जैसे आज कोरोना से लोग डर रहे हैं ना, वैसा ही आपको सिस्टम पैदा करना होगा ताकि जीरो टॉलरेंस की ओर हम बढ़ सके आगे। मतलब बेनीवाल जी, ये हो गया कि कोरोना जैसी महामारी का जो डर जनता में है, वो डर हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कहीं ना कहीं खड़ा करना पड़ेगा कि कोरोना आ जाएगा और हो गया तो होगा क्या, लेकिन अगर हमने भ्रष्टाचार किया तो उसका अंत होगा। बस ये बात है, तभी हम जीरो टॉलरेंस की ओर बढ़ पाएंगे। अन्यथा सिर्फ बातों से और भाषणों से 70 साल में हम भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर पाए और बढ़ाए, इसका मतलब सिर्फ बातों से और नैतिक बातों से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। आपको अच्छी पॉलिसी लानी पड़ेगी। जो अच्छे ऑफिसर जो हैं, जिनको सरकारें लगाती नहीं है, वो हमेशा एक कोने में बैठे रहते हैं, उन लोगों को आगे के मंच पे लाके, आगे फ्रंट लाइन पे उनको लाके, और आपकी विजिलेंस और एंटी करप्शन की जो विंग है राजस्थान की, उसको जब तक आप मजबूत नहीं करोगे तब तक जीरो टॉलरेंस की बात करना बेमानी है। नहीं, एक चीज तो आपको भी मालूम होगा नारायण जी, क्योंकि जब बहुत बेहतर काम करने वाले अधिकारी जब एक कुर्सी पर बैठते हैं तो वो बहुत जल्दी वहां से चले भी जाते हैं, उनका तबादला करवा दिया जाता है, उनको दूसरी जगह भेज दिया जाता है। एक पावर है, बहुत बड़ा पावर है, बहुत बड़े आका है, इतना जल्दी तो चीजें नहीं बदल पाएगी। क्या लगता है आपको, बहुत जल्द इन चीजों में परिवर्तन हो सकता है? देखिए, जरूर होगा। देश का युवा जो है वो निश्चित रूप से इस बात पे के लिए सोचना शुरू किया है, और कुछ नेता जो है, युवा जो नेता आ रहे हैं, वो भी बेसिकली ये बात कहते हैं लोगों को, और लोगों के समझ में भी आती है। हम भी जब आजकल भीड़ में जाते हैं, ये बात कहते हैं कि हमें भ्रष्टाचार मिटाना है, जीरो टॉलरेंस की ओर बढ़ना है। तो भ्रष्टाचार आधा तो नियमों में यदि आप सरलीकरण करोगे तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार अपने आप ही कम हो जाएगा। कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने, अब देखिए देश के अंदर जो कानून बन रहे हैं, आप चाहे विधानसभाओं में देख लीजिए, चाहे लोकसभाओं में देख लीजिए, कानून बनने से पहले नहीं तो कोई एजेंडा जो है वो कहीं पब्लिश होता है। हर एजेंडे के ऊपर नया कानून जो भी बनता है, उसके ऊपर जनता की राय, जो संस्थाएं जो काम कर रही है उनकी राय, मीडिया का जो समूह बना के उनकी राय, ये सब लेके उसके बाद यदि सदन के पटल पे ऐसे प्रस्ताव जाए तो निश्चित रूप से जो उनके अंदर
आमूलचूल परिवर्तन करने पड़े वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जल्दबाजी के अंदर सीधे ही सदन के पटल पर रख देते हैं और फिर पता चलता है देश के अंदर इन सब मामलों को लेकर बहुत बड़ा उफान आ जाता है, लोग सरकारों के खिलाफ हो जाते हैं, लोग सिस्टम के खिलाफ हो जाते हैं। तो हमें ये चाहिए समय रहते हैं कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले जनमत जो है संग्रह, उस बात पे हमें ध्यान जरूर रखना चाहिए। एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पर सामने आ रही है कि जब आपका लीडर मजबूत होता है तो जनता अपने आप उस चीज को समझती है। लीडर मीन्स कि मैंने देखा कुछ स्क्रीन पर आपकी फुटेज हम देख रहे हैं लगातार कि आप थाने में पहुंच जाते हैं और उस थाने में जो चीजें हो रही हैं उन्हें आप रंगे हाथों पकड़ रहे होते हैं और उन पर एक फटकार लगाते हुए उन्हें समझा रहे होते हैं। तो एक चीज होती है कि आप इन चीजों पर पूरी पकड़ करने के लिए निगरानी रख रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि 1 या 2 थानों में ऐसा काम हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जो खाकी पर सवाल उठ रहा है ये कितना सही है? क्योंकि एक खाकी को तो आप ही जाकर देख रहे थे। निश्चित रूप से चाहे विभाग कोई सा हो, उसके अंदर अच्छे लोग भी हैं, उसके अंदर बुरे लोग भी हैं। अभी कोरोना काल के अंदर जो खाकी का लोगों के अंदर जो एक भावना, अच्छी भावना पैदा हुई कि कोरोना काल के अंदर सबसे बड़ा जो योगदान जो है एक अच्छाई का उदाहरण खाकी ने भी पेश किया। कई जवानों ने, कई अफसरों ने रात दिन एक करके बहुत मेहनत करके और बहुत से लोगों को इस महामारी से बचाया भी, तो इसके लिए भी मैं धन्यवाद भी दूंगा। सब लोग बुरे नहीं है, लेकिन खाकी के अंदर एक देखिए कुछ कमियां भी है। इस पे भी हमें सिस्टम से, मैं जब भी सदन चलेगा तब हम बात भी करेंगे। छोटी छोटी बातों के लिए, अब जैसे पुलिस में 2400 से 3600 पे ग्रेड का मामला है, कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। देखिए कि जॉब सिक्योरिटी और जॉब सेटिस्फेक्शन यदि किसी कर्मचारी का नहीं होगा तो उससे हम जितना आउटपुट लेना चाहते हैं, जैसा हम आउटपुट लेना चाहते हैं वो हम नहीं ले पाएंगे। और मैं तो इस पक्ष में हूं कि हर व्यक्ति का एक वेतन जो है अच्छा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पद पे बैठा हो, क्योंकि उसकी जो निजी जो उसकी जरूरतें हैं वो जरूरतें भी उसकी पूरी हो, तभी वो नैतिकता की तरफ सोचेगा। जब तक उसकी निजी जरूरतें पूरी नहीं हो, अब छोटा कांस्टेबल है पुलिस का, वो भी सोचता है कि मेरे बच्चे अच्छी स्कूलों में पढ़े, वो अच्छी जगह शिक्षा का अध्ययन करके फिर बड़े अफसर बने। ये तो देखिए हर माता पिता सोचते हैं, चाहे वो सर्विस में हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो किसान हो। तो कुछ चीजें ऐसी है, एक नफरी की बहुत बड़ी कमी है, इनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर भी है पुलिस के ऊपर। ये भी चीज भी मानता हूं मैं कि इनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, नफरी कम है थानों के अंदर। अब जांचें इतनी लंबित हो गई, उसके बाद आप पॉलिटिकली जो इंटरफेरेंस है उस सारे तालमेल के अंदर कहीं ना कहीं पुलिस का जवान जो है वो भी कई बार मैंने अवसाद में देखा है। अब छुट्टी के लिए इनको इतना संघर्ष करना पड़ता है, कई लोग छुट्टियों के लिए सुसाइड कर लेते हैं। तो हमें सारा जो सिस्टम है इसमें परिवर्तन कैसे आए? हम किसी एक व्यक्ति विशेष को दोष दें तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि सिस्टम 70 साल से धीरे धीरे खराब हुआ है, एकदम सिस्टम खराब नहीं होता। और सुधार भी धीरे धीरे होंगे, क्योंकि जो धीरे धीरे सुधार होते हैं वो स्थायी सुधार होते हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से यही सबसे अपील करूंगा कि सिस्टम में सुधारने के लिए हम सबको आगे आके और सबको मिलके और इस सिस्टम कैसे सुधरे इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, आपने एक चीज़ बहुत खूबसूरती से यहाँ पर समझाई कि कहीं ना कहीं हम किसी को गलत ठहराएं और किसी पर अंगुली खड़ा करें, उससे पहले हमें ये समझना होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कम है, उन चीज़ों की पूर्ति होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा आपने कहा कि एक वेतन यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर किसी का वेतन बहुत कम है तो उसे कहीं ना कहीं अपने परिवार को चलाने के लिए दूसरे काम में हाथ डालना पड़ता है। तो हमें ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि वो किस मजबूरी में किसी काम को कर रहा है, उसके पीछे वजह क्या है। हम वो नहीं जानते हैं, सीधा उसको सजा देते हैं, उसको सस्पेंड कर देते हैं और उसके काम को नहीं जानते हैं, उसने पहले कितने अच्छे काम किए वो नहीं, बस हम उसी टाइम खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि देखिए हमने तुरंत भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किसी को नौकरी से हटा दिया है। तो वो भ्रष्टाचार खत्म तब होगा जब, नारायण बेनीवाल जी, जो ये चीजें आपने कही है इस पर बहुत ज्यादा गौर फरमाने की जरूरत है कि आपको हर अधिकारी की हर जगह जो हर सीट पर बैठा है उसका वेतन कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे वो अपने घर का गुजारा कर सके। उसे ये लगे कि 2 वक्त का गुजारा कर पा रहा हूं, अपने बच्चों को सही जगह पर एजुकेशन दिलवा रहा हूं। इस बीच अगर हम ख्यूंसर की बात करें, क्योंकि नारायण बेनीवाल हैं, हनुमान बेनीवाल हैं, ये युवा जो है आपके पीछे सबसे बड़ा जो सपोर्ट रहा है वो युवा वर्ग का रहा है, किसानों का रहा है। और जिनके साथ किसान और युवा खड़ी हो जाए वो नेता के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसका मतलब उन्होंने कहीं जमीन पर काम किया है। इस बार युवाओं के लिए बात करें, क्योंकि इस कोरोना काल में बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार हो गए, बहुत सारे युवाओं की उम्मीद आप पर टिकी हुई है, सांसद जी पर टिकी हुई है।
क्या करने वाले हैं इस कोरोना काल में? आपको क्या लग रहा है कि युवाओं के लिए कुछ चीजें लेकर आनी पड़ेगी? देखिए, सांसद महोदय जो है हनुमान जी, वो तो हमेशा युवाओं के लिए आवाज उठाता है। उनका एक ही नारा है कि सिस्टम के अंदर जो है वो परिवर्तन कैसे हो। उनका जो मुख्य जो नारा है वो ये कह रहे हैं कि जो सिस्टम जो चल रहा है इस सिस्टम में सुधार कैसे हो, इसको लेके वो हमेशा संघर्ष रहे। 5-6 बड़ी उन्होंने रैलियां भी की। अभी आपने देखा कि टिड्डी का जब प्रकोप राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा था, विशेषकर खींवसर नागौर के इलाके में, तब सब जगह, लगभग सब जगह हम लोग, कहीं सांसद महोदय गए, कहीं मैं गया, व्यक्तिगत रूप से भी हमने वहां के किसानों की, वहां के कृषि विभाग के अधिकारियों की और लोकल जो प्रशासन है उसकी हमने हौसला अफजाई भी की। यथाशक्ति जो है हम हमेशा ऐसे मामले में सहयोग भी करते आए, क्योंकि हमारा जो युवा है, हमारा जो किसान है, वो जरूर इस बात की अपेक्षा करता है कि हम जो भी काम करें, हमारा लीडर जो है या हमारा जो जनप्रतिनिधि है वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़े। तो अभी आपने देखा, कल ही अखबार के अंदर फ्रंट लाइन पे खबर थी पूरे देश के अंदर कि टिड्डी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए मंत्री जी ने सदन के अंदर ये जानकारी दी। उसके अंदर ये लिखा था कि हनुमान बेनीवाल ने इसके लिए क्वेश्चन भी उठाए, आवाज भी उठाई है। और हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो हमारे नवयुवक, जो बहुत जोशीले नवयुवक कहूंगा जिन्होंने बहुत बड़ा ट्रेंड टिड्डी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का चलाया था, और जो देश के अंदर टॉप ट्रेंड हुआ, इन सब चीजों को लेके कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में परिवर्तन भी निश्चित रूप से होगा। और खींवसर ही नहीं, मैं तो राजस्थान के जो भी युवा है उन सबके लिए कोई न कोई पॉलिसी की हम जब भी बैठते हैं तो बात भी करते हैं। हमारे सुप्रीमो जो हनुमान जी बड़े इस मामले को लेकर चिंतित भी हैं। मैं तो यही कहूंगा कि राजस्थान के अंदर यदि हम आत्मनिर्भरता की बात करें तो राजस्थान खनिज संपदा का बहुत बड़ा भंडार राजस्थान के अंदर, ऐसा कोई जिला नहीं जहाँ कुछ न कुछ खनिज नहीं है। तो उस खनिज के लिए कोई ऐसी नीति बढ़े, क्योंकि अभी तक पूरे खनिज का दोहन जो माफिया लोग कर रहे हैं वो सरकारी सिस्टम से मिलकर कर रहे हैं। बिल्कुल, सरकार का तंत्र और अफसरशाही और माफिया, इन तीनों का जो गठजोड़ है, उन्होंने युवाओं को बहुत पीछे धकेला है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि वहां के युवाओं को, स्थानीय जो युवा है उनको खनिज के अंदर रोजगार मिले, उनको खनन के खेत के अंदर पट्टा मिले, ताकि वो भी एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे एक सेठ बन के, हमें अब सिर्फ किसी का नौकर नहीं बनना है। मैं हमेशा एक चीज भाषण में कहता हूँ कि हमें नौकर नहीं बनना है, हमें सेठ बनना है। और 10 लोगों को रोजगार कैसे दें, इस चीज पे यदि जिस दिन हम सोचना शुरू करेंगे उस दिन गांव की तस्वीर भी बदलेगी, राजस्थान के युवाओं की तस्वीर भी बदलेगी। निश्चित रूप से राधिका जी, ऐसा समय भी आएगा कि नागौर के युवा जो है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, खनन की अच्छी नीतियां बनाए, इनको लेके हम पूरा रोड मैप तैयार कर रहे हैं। क्या बात है, नौकरी के पीछे नहीं भागना है, नौकरी देने वाला बनना है, यानी कि आत्मनिर्भर कैसे बनना है, इस पर एक बहुत बड़ी आपने पहल की है। और आत्मनिर्भरता की आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इस कोरोना काल में हमें आत्मनिर्भर बनकर ये बताना है हमारे पड़ोसी मुल्क को, एक एग्जाम्पल के तौर पर, कि भारत उभर सकता है किसी भी बीमारी से, लेकिन वो किसी के सामने घुटने नहीं टेक सकता। उसी अंदाज में जब कहते हैं कि हमें नौकरी देने वाला बनना है, लेकिन ऐसे में नौकरी देने वाला तो बनना बहुत आसान है कहना नारायण बेनीवाल जी, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारे स्कीम्स लाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे उत्पाद हमें लाने पड़ेंगे जिससे रोजगार उत्पादन हो, जिससे रोजगार देने वाला बन सके। तो ऐसे में महत्वपूर्ण क्या 2-3 चीजें हैं जो युवाओं को उस पर ध्यान देकर चलना है और उसी के आधार पर आगे बढ़ना है? देखिए, इस चीज को सब लोगों ने माना है कि भारत के अंदर जो कृषि प्रधान देश है जी, यहाँ हजारों लाखों टन जो है खाद्यान्न हमेशा बारिश के कारण सड़ जाता है, कभी आंधी तूफान के कारण नुकसान होता है। अभी जो आत्मनिर्भर भारत के अंदर जो केंद्र की जो योजना है उसके अंदर 3 साल के अंदर 1 लाख करोड़ का बजट जो इन्होंने इसके अंदर रखा है। तो सबसे बड़ा जो काम होगा इसके अंदर कि खाद्यान्न को सुरक्षित हम कैसे रखें, उसका भंडारण कैसे हो, और सरकारी योजनाओं में भी जो एमएसपी की जो खरीद होती है उसके अंदर जब खाद्यान्न का हम स्टॉक करते हैं तो वो कम दूरी पे कैसे हो। जैसे कोई क्रय विक्रय सहकारी समिति एमएसपी का खरीद कर रही है, उस स्थान से बिल्कुल पास में ही भंडारण की व्यवस्था हो, ताकि सरकार का वो पैसा बचे, किराए का जो बहुत बड़ा पैसा ट्रांसपोर्ट का लगता है वो बचे। तो अभी जहाँ भंडारण के लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं सरकार ने लागू की है, और इसके अलावा जो एफपीओ जो है, फार्मर्स प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर बहुत बड़ा अभी स्कोप है, बहुत बड़ा पोटेंशियल इस देश में, विशेषकर राजस्थान के अंदर है। तो मैं युवाओं से जरूर, जो कृषि से जुड़े हैं, उन युवाओं से भी मैं अपील करूंगा
कि जो भी पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं वो एफपीओ के माध्यम से आप सरकारों से जुड़े, आत्मनिर्भर भारत की जो योजना है उनसे जुड़े, और हमारे दरवाजे तो हमेशा 24 घंटे युवाओं के लिए, किसानों के लिए खुले हैं। जब भी मेरे छोटे भाई कोई बात को टेलीफोन पे भी पूछते हैं, मैं जरूर उनको ये बात बताता हूँ कि हमें इस रूप से, और निश्चित रूप से थोड़ा कोरोना का एक केयर कम हो जाए तो हमें एक पूरे सिस्टम से एक ये चला के पूरा चेन और इनका जो एक प्लेटफॉर्म सबको उपलब्ध कराएंगे कि हम युवाओं की मदद कैसे कर सकें, एफपीओ हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, सरकारी सिस्टम से हमें कैसे जुड़ना है, उनका रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है। आम व्यक्ति इन सब्सिडी जो आत्मनिर्भर भारत योजनाओं में जो सब्सिडी 50% जो किसान को भंडारण पे और अन्य गोदाम निर्माण पे मिलेगी, वो कैसे मिलेगी, उसके क्या क्या कागजात होंगे, क्या क्या हमें सिस्टम से गुजरना है, ये सब हम सिस्टम उनको उपलब्ध कराएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात कही। लेकिन आज अगर हम बात युवाओं की कर रहे हैं, इसके लिए अगर इतना बेहतर एक प्लेटफॉर्म आ जाता है कि रोजगार से आपको कैसे जुड़ना है और आपके लिए जो योजनाएं सरकार लेकर आती है उससे जन जन कैसे जुड़ सकता है, क्योंकि हमें ढाणी और गांव तक वो योजनाएं पहुंचानी है, सरकार की हर एक योजना से उन्हें रूबरू करवाना है। आज तो जनता ऐसी भी है जहां गांव में मैं बात करूं, उनको पता ही नहीं है कि उनके लिए कोई योजना भी आई है। वो जीवन भर इस इंतजार में रहती है कि सरकार कुछ करेगी। सरकारें आती है और चली जाती है, तो हमें वही काम करना है। युवा वर्ग को अगर जगाया तो वही युवा वर्ग अपने गांव ढाणी से आते हैं तो वो परिवार तक बात जरूर पहुंचती है। ऐसे में एक चीज आपसे यहाँ पर मैं एक बड़ा सवाल करूंगी कि खिंवसर, अगर हम खिंवसर की बात कर रहे हैं, पर्यटकों के लिए एक केंद्र बिंदु तो है ही है, क्या उसमें भी कुछ आप चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते हमारी पुरानी धरोहरों में कोई बदलाव हो और वो और आकर्षित बने और वहां पर लोग ज्यादा से ज्यादा आए। तो कोरोना काल में बहुत सारी चीजें पीछे रह गई है। इसमें खिंवसर विधानसभा में या खिंवसर क्षेत्र में और क्या बदलाव करने की सोच रहे हैं आप, कुछ नया करने की? देखिए, होटल इंडस्ट्री के साथ साथ जैसे डाणिया है, ये हमारी जो पुरानी जो विरासतें हैं गांव के अंदर जहां भी ढंग से वो एक्सपोज नहीं हो पाई, हम एक प्रयास ये करेंगे कि पर्यटन के माध्यम से गांव डाणी तक पर्यटक कैसे पहुंचे, गांव डाणी में बैठे व्यक्ति को उस आने वाले पर्यटक से आर्थिक लाभ क्या हो, कैसे उसकी भागीदारी पर्यटन के अंदर हो, इन सब चीजों को लेकर हम नई नीति की हम बात जब भी सदन चलेगा तब भी करेंगे। हम सुझाव जब इस कोरोना काल में भी जो ऑनलाइन भी होगा या जैसे भी है, जहां जहां ये सुझाव हमें पहुंचाने बिल्कुल हमने पहुंचाया है। और मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, आप गुजरात मॉडल को देखिए, महाराष्ट्र को देखिए, जहां सहकारिता के माध्यम से बहुत बड़े, जैसे आप अमूल की बात कर लीजिए, आज देश के अंदर सबसे बड़ा ब्रांड है अमूल। अमूल भी एक सहकारी संस्था है। तो ऐसी सहकारी संस्थाओं का हमें निर्माण करना होगा, विशेषकर राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर, कि यहाँ का युवा, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के स्वयं सहायता समूह ये सहकारिता से कैसे जुड़े, क्योंकि जिस दिन सहकारिता से ढंग से जुड़ गए उस दिन निश्चित रूप से राजस्थान का काया पलट होगा। ये मेरे निजी विचार भी हैं, और चूंकि मैं सहकारिता सिस्टम से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने एक संस्था का निर्माण किया। आज उस संस्था के अंदर लोगों का, किसानों का इतना विश्वास हो गया कि वो सहकारिता से धीरे धीरे आसपास का इलाका जुड़ने लगा है। तो मैं तो आपके माध्यम से ये युवाओं से, विशेषकर किसानों से अपील करूंगा कि आप सब लोग हर प्रत्येक गांव और ढाणी तक और स्वयं सहायता समूह बना के, चाहे कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर कोई संस्था का रजिस्ट्रेशन करा के, और आपको सहकारी संस्था को इतनी मजबूत करनी है ताकि हमें सरकार की तरफ नहीं देखना पड़े। जी, तो ये एक ऐसा समूह बन जाए जिससे हमें सरकार की तरफ और सरकार की योजनाओं का इंतजार नहीं करना पड़े, हम खुद ही सक्षम बन जाए, हम खुद ही आत्मनिर्भर बन जाए और हम पांव पर खड़ा हो जाए, जिससे हम किसी और को तो रोजगार दे पाए। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी कि गांव ढाणी की, जहां पर बहुत सारी बातें हमने की, रोजगार देने की बात की, किसानों के बारे में बात की, लेकिन एक ऐसी बात है जो बहुत बड़ी समझ में से बाहर हो जाती है। कहते हैं कि हर गांव तक, हर ढाणी तक सड़क पहुंचने की सुविधा दी जाएगी। आज भी ऐसे क्षेत्र है, आज भी ऐसे गांव है, ऐसी ढाणी है जहां सड़कें नहीं पहुंची हैं। बेनीवाल जी, वहां सड़कों के पहुंचने में कितना वक्त लग जाएगा? आप कभी देखिए राधिका जी, अभी क्योंकि आपके माध्यम से मैं ये बात कहूँ और पूरा देश सुन रहा है, आप खिंवसर के अंदर आइए कभी। मैं मीडिया के लोगों को सबको आमंत्रित करता हूँ कि आप खिंवसर के अंदर आइए और यहाँ हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में पिछले 11 साल में गांव और ढाणियों को जो जोड़ने का जो रोड मैप तैयार किया है, जो इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत को लेके एक रोड मैप तैयार किया है, किसानों की जो आगे बढ़ाने के लिए जो योजनाओं का रोड मैप तैयार किया है, उसको आप जरूर देखिए। तब आपको पता लगेगा कि एक गांव ढाणी से उठा हुआ व्यक्ति जब राजनीति में सिरमौर कहीं ऊपर पहुंचता है तो निश्चित रूप से वहां के लोगों का कल्याण होता है। उसकी सबसे बड़ी बानगी यदि आपको देखने तो आप खिंवसर जरूर पधारें। और यहाँ के जो सिस्टम है,
उसको आप जरूर लोगों को रूबरू कराइए, ताकि लोगों के अंदर एक अपने नेता के प्रति और एक अच्छे काम करने वाले नेता के प्रति विश्वास कायम हो। हाँ, बिल्कुल। हमने गांव-गांव और ढाणी-ढाणी को सड़क से जोड़ने का प्रयास किया है और उसमें हम 80% से ज्यादा तक सफल भी हुए हैं। हाँ। क्योंसर का ऐसा कोई गांव नहीं है जो सड़क से नहीं जुड़ा है। हाँ। लगभग कोई ऐसी ढाणी नहीं है जो सड़क से नहीं जुड़ी है। तो हम इसी के ऊपर काम करते हैं। हमने एक पूरा रोड मैप तैयार कर रखा है, क्योंकि रास्ता जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक विकास काम सोच भी नहीं सकते। इसलिए प्रत्येक गांव और ढाणी को अच्छे रास्तों से जोड़ना हमारी सब पहली ये प्राथमिकता है। बिल्कुल। खिंवसर आकर, और जो ये जिस तरह आप बता रहे हैं कि खिंवसर की बहुत बड़ी एक आपने उपलब्धि बताई है कि हमें सबसे पहले सड़कों को और गांव की जो आने वाले रास्ते हैं उनको अच्छा करना पड़ेगा, ताकि लोगों की जो नजरें हैं वो उस ढाणी तक पहुंच पाए। अगर रास्ते नहीं है तो वहां तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। और ये एक एग्जाम्पल के तौर पर खिंवसर उभर कर सामने आ रहा है, तो ये बहुत बेहतर बात है। बाकी बचे 20% जो है वो चीजें भी बहुत जल्द अगर सामने आई तो सुर्खियों में होगा खिंवसर। खिंवसर हर चीज में काम में आगे है। राजस्थान में सुर्खियां एक तो राजनीति से बटोरता है, क्योंकि आप जिस तरह राजस्थान की आपकी और हनुमान बेनीवाल की राजनीति है। लेकिन एक चीज यहाँ पर सवाल हो गए, क्योंकि आखिरी जाते जाते जिस तरह हनुमान बेनीवाल ने कहा कि ये जो परिवारवादी चीज है, मुझे इसका एक जवाब दीजिएगा। कोई ऐसा सवाल है नहीं। नारायण बेनीवाल का राजनीति में आने का क्या मकसद था? क्योंकि हनुमान बेनीवाल तो थे ही लोकप्रिय नेता, लेकिन अब वो नारायण बेनीवाल भी लोकप्रिय नेता बन गए हैं। तो क्या पीछे और भी परिवार वाले आएंगे, या नारायण बेनीवाल और हनुमान बेनीवाल मिलकर राजस्थान की राजनीति संभालेंगे? देखिए, एक कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनता है। आपने कभी उसको पूछा कि वो कलेक्टर कैसे बना? नहीं, हम सवाल करते हैं भी कलेक्टर के बेटे को कलेक्टर क्यों बना रहे हैं आप उसको डॉक्टर बना दीजिए ना। तो भैया हम आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये परिवारवाद नहीं है, ये सेवावाद है। अच्छा। हम जो आज एक विधायक की कुर्सी पे बैठे, हमने कभी नहीं सोचा कि मैं विधायक बनूंगा, लेकिन लोगों की सेवा की। लोगों की सेवा की तो लोगों ने उसका प्रतिफल दिया, क्योंकि हमारे ग्रंथ भी तो यही कह रहे हैं कि अच्छा कर्म करोगे तो कहीं ना कहीं उसका फल मिलेगा आपको। तो जनता की सेवा की, और जनता का मन था कि भाई हनुमान जी के माध्यम से उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने सेवा की तो उनको आप विधायक बनाइए, और विधायक बन गया। बाकी ऐसा हमने कभी नहीं सोचा, नहीं हम सोचते हैं। और अच्छा काम जो करेगा, मेरा एक मानना है कि यदि कलेक्टर का बेटा भी अच्छी पढ़ाई करके कलेक्टर बन गया तो वो उसमें कोई दोष नहीं है। तो और नेता का बेटा, नेता का भाई, नेता की पत्नी, उसके परिवारजन यदि वो सेवा करके और यदि नेता बनते हैं तो निश्चित रूप से उसमें कोई जनता की भलाई ही होगी, कोई बुराई नहीं हो सकती। क्या बात और है? एक चीज मैं आपके माध्यम से जरूर मैं कहूंगा, ये प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, अभी जैसे मैं कोई बहुत बड़ी वो बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी यदि मिलके चाहेंगे कि आत्मनिर्भर भारत बने, फ्लैगशिप योजनाएं लागू हो, वो सिर्फ अखबार और मीटिंगों के माध्यम से नहीं, यदि वो ईमानदारी से धरातल पे काम करेंगे तो आने वाला समय हमारा होगा, युवाओं का होगा, किसानों का होगा, और निश्चित रूप से भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगा। बिल्कुल। तो ये परिवारवाद नहीं है, ये सेवावाद है। और सेवा के भाव से जब जनता चुनती है तो उसमें परिवारवाद नहीं आता है। तो अगर परिवार का कोई सदस्य आएगा तो जनता का भला ही करेगा, ये नारायण बेनीवाल जी का कहना। और बहुत खूबसूरती के वर्डों के साथ राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाना है। खास ही खास खिंवसर जनता जो है, खिंवसर विधानसभा है, और साथ ही साथ पूरे राजस्थान की युवा वर्ग की बात करें, उनके लिए जो केंद्र बिंदु बनाना है, आत्मनिर्भरता की ओर लेकर जाना है, और जनता के बारे में जिस तरह जो राय रखी है, बहुत खूबसूरती के साथ। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपनी बातें रखने के लिए। तो आज के मेहमान नारायण बेनीवाल, जिन्होंने आत्मनिर्भर कैसे बनना है